न्यूज ऑफ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका मेजबान मुबस्सिर नजीर डेंग। हमारे साथ काफी पार्टीज के जो है कारकुन जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रहमत चौधरी जो कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, किसान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उनके साथ साथ इमाद वानी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के यूथ सदर इख्तियार अहमद सोहेल साहब और सोशल एक्टिविस्ट जनाब तनवीर अहमद कटोच साहब। तो आज का हमारा जो मौजू है, जो मुद्दा हमारा आज का है, वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन क्या कुछ चेंजिंग आई है जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रहमत चौधरी जी से, जो कश्मीर अपनी पार्टी से है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेरा पहला सवाल जो है, ये जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया है, 370 टूटने के बाद क्या चेंजिंग हमारे जम्मू और कश्मीर में आई। 370 जिस वक्त टूटा था, उस वक्त से लेकर आज तक चेंजिंग तो कुछ नहीं आई है, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा इसमें जो है बेरोजगारी पनप रही है हमारे जम्मू और कश्मीर में। ज्यादा ही ज्यादा यहाँ पर तमाम वो चीजें ज्यादा हो रही है जिन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने 370 को खत्म किया था। और जैसा कि आप क्या क्या जानते हैं चीजें कि ज्यादा हो रही है रहमत चौधरी जी, क्या चीजें ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। और जो हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर में, यानी कि अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो खास करके है, जहां पर हमारे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहां पर हमारे इंजीनियर जितने भी लड़के हमारे हैं, 5-6 हजार लड़के जो इंजीनियरिंग करके है, चाहे वो किश्तवाड़ से हूँ, चाहे वो बानिहाल से हूँ, रामबन से हूँ, चाहे वो बटोत से हूँ, भद्रवाह से हूँ, डोडा से हूँ, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जबकि बाहर से लोग आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं अपने तरीके से। जो आज की जो सरकार है, वो अपने तरीके से यहाँ पर लोगों को ला रही है और काम काम पे लगवा रही है। लेकिन यहाँ का जिन्होंने इनको मैंडेट दिया था, चाहे वो हमारी जो पुरानी जो क्या कहते हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, या आज की जो सरकार में सरकार जिनकी है हमारी भाजपा सरकार, चाहे वो हो, इन्होंने बहुत से वादे हमारे नौजवानों के साथ किया था। और नौजवानों को ये कहा था कि आपको 8 से 10 हजार लोगों को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको लगाया जाएगा, आप हमें वोट करें। और उसी सिलसिले में लोगों ने इनको मैंडेट दिया था। और कश्मीर से हमारी पीडीपी पार्टी आई थी, और जम्मू प्रोविंस से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई थी। और बाद में इन्होंने अलायंस करके अपनी जो क्या कहते हैं हमारी ये जो रोटियां सेकनी थी, उन्होंने जो पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी थी, वो सेक ली। और उसके बाद जब आने वाले वक्त में जो पीडीपी ने करना था, वो बीजेपी ने कर दिया। और इसके बाद में जो ये अलायंस टूट गया। और बीजेपी जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी इकट्ठे थी, उस वक्त उनकी सपोर्ट में हमारी पीडीपी थी। और पीडीपी ने अच्छी तरह सपोर्ट की है भारतीय जनता पार्टी की। तब जाके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पे राज कर रही है। और हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रहे। और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि पीडीडी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी थे, वो भी सड़कों पर है इस एक वक्त। मिनट रहमत चौधरी साहब, एक मिनट रहमत चौधरी साहब। सीधे चलते हम कटोच तनवीर जो एनसी के कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनके पास चलते हैं। जी तनवीर जी, मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद, एब्रोगेशन के बाद, किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है वो चेंजिंग देखने को मिली है। देखिए मुदस्सर नज़ीर डेंग साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बहुत ही
बेहतरीन जो पैनल आपने लाया है, और मुद्दा जिस मुद्दे पे अभी हम बात करने जा रहे हैं, आफ्टर एबॉर्गेशन ऑफ 370 की जो सूरत हाल है जम्मू और कश्मीर में, और उसके कितने फवाइद हुए हैं इस यूटी को, और कितने नुकसानात हुए हैं, उस पे ही जो है आपने जो इस वक्त डिबेट बुलाई है। तो मैं तहे दिल से अपने पैनल के तमाम साथियों का भी जो है स्वागत करता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि एबॉगेशन ऑफ 370 और 35A जो है वही सबसे बड़ी, अगर हम देखेंगे इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है सेंटर में बीजेपी की, या प्रॉक्सी गवर्नमेंट जिसको मैं यहाँ पे कहूंगा, हालांकि एलजी इंतजामिया यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट उप राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, लेकिन इसको मैं बिल्कुल भी जो है दरेग नहीं करूंगा, गुरेज नहीं करूंगा कि यहाँ ये कहने में कि ये जो है प्रॉक्सी गवर्नमेंट बीजेपी की ही यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा सानह था जम्मू और कश्मीर के लिए। हम एडवांटेजेस की बात या फायदों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जो है कहना चाहूंगा आपको कि 5 अगस्त 2019 के बाद के जो 2 साल अभी तक जो गुजरे हैं, तो उनमें जो मुझे डेवलपमेंट नजर आती है, मैं तो उसको डेवलपमेंट नहीं मानूंगा, लेकिन मौजूदा जो दौर की जो हुकूमत है सेंटर में, बीजेपी की जो हुकूमत है, उनके नुक्ता नजर से उनके सामने जो डेवलपमेंट है वो मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी जो है अपने पीक पर है। पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं वो जो हैं इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो डेवलपमेंट का एक बेहतरीन 2005 के बाद अगर हम 2014-15 तक की बात करें, जब पहले पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस रफ्तार के साथ जम्मू और कश्मीर जो है बदल रहा था, अब तो इन्होंने एक झूठा प्रोपोगंडा जो बनाया है, एक जो झूठा नारा दिया है कि जो है जम्मू और कश्मीर बदल रहा है, हम नया कश्मीर बनाएंगे। लेकिन मुझे महंगाई, बेरोजगारी, बेहसी, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो जमहूरियत का जो मर्डर हुआ जम्मू और कश्मीर के अंदर, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है यहाँ पर एबॉर्गेशन ऑफ 370 जो है किया, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खास कुछ भी डेवलपमेंट आप तो देख रहे हैं कि अगर गुज़श्ता रोज आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर के जो पीडीडी के जो एम्प्लॉइज थे, जो अपने हकूक को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके सामने सिर्फ 2 दिन अभी उन्हें हुए थे प्रोटेस्ट किए हुए, तो डिविजनल कमिश्नर जो जम्मू हमारे हैं, उन्होंने जो है एकदम जो है आर्मी को ऑर्डर किया कि वो जो है रेस्टोरेशन का काम जो है हाथ में ले, वो ग्रिड स्टेशन को टेक ऑफ करें। तो ये किस किस्म की जो है डेवलपमेंट हम मानेंगे? हालांकि हम अपने देश की सेना का जो है देश की जो हमारी सेना है उसका मान सम्मान करते हैं, बहुत ही सक्षम सेना है, लेकिन उनको डेवलपमेंटल प्रोसेस में और जिस तरीके से जो है ये सिस्टम यहाँ पर चलाया गया, तो मैं बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूं कि यहाँ पर कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में। सिर्फ यहाँ जमहूरियत जो बेहतर तरीके से जो है फंक्शनल थी। कटोरी साहब एक मिनट वानी इमाद के पास चलते हैं। एक मिनट कटोरी साहब, वानी इमाद के पास चलते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इनके पास चलते हैं। इमाद जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा सरकार ने जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो जो वादे किए थे वो सारे खोखले, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस के ऊपर काफी लोगों का ये सवाल है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो सत्ता में 74-50 से अब जो है वो सालों तक रही, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग उनसे जो है वो खफा है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैं सबको सलाम अर्ज करता हूं जो मेरे सीनियर साथी बैठे हुए हैं इस डिबेट में। देखिए, कांग्रेस से तो कोई खफा नहीं है, सबसे पहली बात है। कांग्रेस से कोई खफा नहीं है, बल्कि लोगों को अब समझ आ रही है कि कांग्रेस क्या थी और बीजेपी क्या है। डिबेट जो चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर में 370 लोगों का ही ये प्रश्न है कि कांग्रेस ने मरकजी में सेंटर में रहकर भी जो है 50 से ज्यादा सालों तक जो है वो हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 70 सालों में क्या कुछ हुआ। सर, 70 सालों में जो हमने किया वो बीजेपी सरकार, आपको पता है कि क्या हुआ है 70 सालों में? आज देखिए जीडीपी क्या है हिंदुस्तान की, बांग्लादेश से डाउन है हम लोग। वो मोदी सरकार का कमाल है। जिस मनमोहन सिंह ने 11 पॉइंट या 12 पॉइंट जीडीपी चढ़ाई थी, और आज हमारी बांग्लादेश से नीचे पैसों की वैल्यू है। आप ये बात नोट कीजिए। और 2014 से जो 2014 से पहले कितनी थी?
कांग्रेस ने देश को, सर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने देश को बनाया है ना कि बिगाड़ा है। बीजेपी ने बिगाड़ा है। आज देखिए महंगाई कहाँ पे है, आज देखिए डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पे है, आज देखिए हमारी जो जीएसटी कहाँ पे पहुंची हुई है, गरीब लोगों के ऊपर देखिए आप कितने जुल्म हो रहे हैं। एक आम से आम दुकानदार के ऊपर ये जीएसटी लगाया जा रहा है, और सारा जो है जितना हमने बनाया था वो मोदी साहब जो अडवाणी और अंबानी के साहब के जोली में फेंक रहे हैं, बेच रहे हैं, सारे हिंदुस्तान को बेचा उसने। अब बचा क्या है, आप मुझे बताइए बचा क्या है? जो कांग्रेस ने बनाया वो तो सारा अडवाणी और ये अंबानी के गोदी में डाल रहे हैं सारा चीज। क्या किया देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद कौन सा डेवलपमेंट हुई? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, बल्कि खाली जुल्म हुआ है लोगों के ऊपर। एक जुल्म क्या हुआ है, हमारा केस जो अगर कोई बच्चा केस करना चाहता था उसको यहाँ पे जॉब मिलती थी जम्मू कश्मीर में, अब हमारे बच्चे को दिल्ली के लड़के के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। सबसे पहली बात मेरी भी ये बताओ, जुल्म देखिए, अगर आप टंडल के उस पार जाते घंटुक के आप फोरवे पे रोका जाता है, जब तक आपको आर्मी इशारा नहीं करेगी तब तक कोई हिल नहीं सकता है। ये जुल्म नहीं है हमारे ऊपर, फिर क्या है? बीजेपी ने पूरा जुल्म और सितम किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर। डेवलपमेंट कोई नाम की चीज नहीं है, खाली जुल्म चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। लोगों को समझ आ रहा है। आप देखिए डिलिमिटेशन हुई, कश्मीर के ऊपर एक सीट लगाई जा रही है और 6 सीटें जो है कि जम्मू जी, को दी जा रही है। वो क्या मोहसिन चल रहा है खान जी सर? के पास चलते हैं। खाली एक मिनट मजहब मानी मान के जी, नाम एक पे मिनट वोट नहीं दिया मोहसिन जा खान रहा के है। पास चलते आज हैं। की यूथ मोहसिन है, खान जी, प्लीज आप बहुत प्लीज एक लेट बात, आए, आज आपका की स्वागत यूथ जो करता है, हूं पढ़ी मैं। लिखी यूथ आप है मुझे बताइए कि आज। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है वो किस तरह से चेंजिंग आई है। देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त आपने अपने चैनल पे हमको बुलाया। जहां तक आपका सवाल है कि आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन के बाद जम्मू कश्मीर की दिन प्रतिदिन जो है हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। हमारे लोगों को ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जहां तक कि रोजगार के हवाले से बात करेंगे या जहां तक हम बात करेंगे तामीर और तरक्की के हवाले से, हर एंगल से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को तामीर और तरक्की की दूर तो बात है, आज हालात इस कदर है कि दिन निकालना एक इंसान के लिए बड़ी दुश्वारी बन चुकी है। जहां तक मेरे पैनलिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी बड़ी अपनी पार्टी की सफाई देने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एनडीए के साथ अलायंस में रही है। उमर साहब जो है वो एनडीए सरकार में जो है मिनिस्टर थे, और उस दौरान दोनों बाप बेटे पूरी दुनिया के अंदर एक पोस्टर बॉय की तरह एनडीए ने उनको इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये बात पूरे दुनिया को साबित करके दी कि मसले कश्मीर है ही नहीं कुछ। और आपको मैं याद दिलवाऊंगा कि जब 370 की एब्रोगेशन हुई उससे पहले इनकी एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिली। आज डिलिमिटेशन के हवाले से भी हमारे अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करके आए। तो आप ये दावे मत बताइए। जहां तक ताल्लुक है पीडीपी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, ये पीडीपी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बराबर के कसूरवार है, क्योंकि ये दोनों जमातें जो है वाबस्ता रही है किनके साथ? एनडीए के साथ। जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस का, कांग्रेस ने मुल्क की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन कहीं ऐसे लोग भी कांग्रेस में घुसे जिन्होंने जाकर कांग्रेस के अंदर तामीर और तरक्की में कंट्रोल, लोगों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुए। उस वजह से लोगों को इस बात का, थोड़े लोग खफा हुए, और उन्होंने 2014 में जो एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, यहाँ की इवन उन्होंने ये कहा था, सौतन है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और बदकिस्मती का मुकाम रहा इस वक्त, जहां तक मेरे कांग्रेस के साथी ने एक पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर रखा पेट्रोल के हवाले से, इन लोगों ने एक पॉइंट ऐसा भी बताया था कि हम 26 रुपए लीटर तेल भेजेंगे बाबा रामदेव ने। लेकिन आज देखिए कि हालात किस कदर है, मुल्क की जो हालात है वो बिगड़ती हुई जा रही है। कहीं मैं यही
बदलाव की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर एक बदलाव की जरूरत है। जहां तक हम लोगों को जो है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से लोगों को विश्वास खत्म हो चुका है और लोग ये चाहते हैं जी कि ये मोहसिन लोग खान जी आपके पास दोबारा आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इफ्तियाज अहमद सोहेल के पास जाते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के। क्या कुछ चेंजिंग आई है आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर? देखिए डेंग साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बदकिस्मती से सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से मुझे वक्तन फवक्तन लेफ्ट होना पड़ा। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को जो घटना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, माओ और बुजुर्गों के साथ खेली गई, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम था, गैर जमहूरी कदम था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वजीर दाखिला जिन्हें कहा जाता है, अमित शाह जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चिंता करने की कोई गर्ज नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नदियां बहेंगी। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक जो है खून की नदियां जो है जम्मू कश्मीर में बह रही है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन जो है आपकी जाया नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा कि ये इन्होंने 5 अगस्त की घटना के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से रोशनी एक्ट खत्म किया। और जो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को मजबूरी के तहत अपने घरों से जम्मू या श्रीनगर या और कहीं जाना पड़ा था, मिलिटेंसी के दबाव से जाना पड़ा था, या कोई ट्रांसपोर्ट की वजह से या माइग्रेशन की वजह से जाना पड़ा था, आज उन लोगों की जमीनों के ऊपर सरकार धावा डाल रही है। सरकार छुड़काना चाहती है। और ये भी इन लोगों ने कहा था। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आखिरी गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने वन टाइम में उन्होंने एक वक्त में कहा था कि हम 50,000 नौकरियां देंगे। उसके बाद ग्रेस चंद्र मुर्मू साहब आए, उन्होंने भी कहा 20,000 नौकरियां देंगे। मैं कहना चाहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त के बाद अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी अगर आप मुलाजमत जो है किसी बेरोजगार को मिली होगी, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं झूठ कहता हूं। आज जम्मू कश्मीर की आरटीआई के माध्यम से यह मालूम होता है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के तकरीबन 50,000 के करीब जो है जो मुलाजमत कर रहे थे, डेली वेजर से नेट बेसिस पर काम कर रहे थे, उन लोगों ने टर्मिनेट किया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहली बार एक रियासत को, जो 200 साल पुरानी रियासत थी, उसको डाउनग्रेड किया, उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया गया। और इन्होंने अपने खातिर जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया, जिसमें कल ही रिपोर्ट सामने आई कि 19 जो है 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में। मैं कहना चाहूंगा, अगर 2011 की सेंसस के मुताबिक इन लोगों ने अगर जो है डिलिमिटेशन पैनल सामने लाया और लोगों के सामने अगर ये लाना चाहते थे, हमारे जम्मू कश्मीर के 5 एसोसिएट मेंबर थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब है, हसनैन मसीदी साहब है, अकबर लोन साहब है, डॉक्टर जितेंद्र जी है और जुगल किशोर शर्मा जी है। मुझे बहुत ही सदमा होता है, मुझे एक दुख होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों लीडर 3 मीटिंगें हुई, 2 मीटिंगों में शामिल नहीं हुए। तब तक इन्होंने पैनल कर लिया और कल इन लोगों को बुलाया गया। और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब, आपसे हम एक सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हो, चाहे फिर सोशल एक्टिविस्ट या फिर अवाम की बात करेंगे, सभी जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये टारगेटिंग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रोल रहा है आर्टिकल 370 को तोड़ने में। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुबशिर भाई, मैं बिल्कुल अपने जो साथी पैनल में बैठे हुए हमारे मोहसिन खान साहब हैं, इफ्तियाज सोहेल साहब हैं, उनकी बात तो जो है बिल्कुल गौर से सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू और कश्मीर की वाहिद इलाकाई सबसे बड़ी जमात है और ये आज़ादी से किबल की जो है इसकी पैदाश है। 1932 से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद सिर्फ हिंदुस्तान जम्मू और कश्मीर के जो तमाम वर्गों को, तमाम जो हमारे कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, उन सब को यकजा करने के लिए जो है इन्होंने
बेइत्तेफाक राय से जो है अपनी जो इनकी आला लीडरशिप थी उनके जो है सलाह मशवरे के बाद ही इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा था। तो जहां तक मेरे पैनल के साथी मोहसिन खान साहब का जो एक बड़ा एलिगेशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि इन्होंने एनडीए के साथ जो है हाथ मिलाया है, उसमें कोई शक नहीं है कि 1999 में हमने जो है एनडीए के साथ जो है हाथ मिलाया, लेकिन हमने उस एनडीए के साथ हाथ मिलाया जिस एनडीए का उस वक्त के प्रधानमंत्री जो देश के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो कश्मीर नीति थी वो जो है बिल्कुल साफ और शफाफ थी। उसी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ जितने भी जो हमारे रास्ते थे वो जो है खोले थे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ से मिलकर जो है कहीं न कहीं पेशरफ्त की थी जम्मू और कश्मीर का जो बड़ा मसला था उसको ट्रैक पर लाने की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है ज्यादा वक्त जो है इस रियासत को दिया है और रियासत की तीनों खितों की यकसा तामीर व तरक्की के लिए, चाहे वो हमारा जम्मू डिवीजन है, चाहे कश्मीर डिवीजन है या चाहे वो लद्दाख डिवीजन है, तीनों खितों की यकसा तामीर व तरक्की के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमर बस्ता रही थी। कि रहमत चौधरी जी, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो लोगों का सवाल है और काफी पार्टियों के कारकुनों का यह सवाल है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इसमें हाथ है जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी का? देखिए जनाब, सबसे बड़ी बर्बादी का जो हाथ है वो वाकई में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उनके लीडरशिप का है। अगर ये चाहते, जैसे कि आपको बखूबी इल्म है, जैसे ये सरकार जो बीजेपी और पीडीपी की बनी हुई थी, अगर इनको लोगों के लिए अगर लड़ना था, ये लोगों के हित के लिए एक पार्टी बनाते, उस वक्त आपस में अगर अलायंस अगर ये करते, ये तीन पार्टियां कर सकती थी उस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कर सकती थी उस वक्त। अगर इन्होंने वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द होता, ये उस वक्त तमाम चीजें बालाए ताक पे रखते और लोगों की खातिर ये लड़ते। जैसा कि हमारे मोहसिन साहब ने और हमारे तनवीर साहब ने जो कहा कि हमने जी 99 में क्या कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, क्या क्या काम किया था वो भी इन्होंने बताया। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि उसी तंजीम का इस वक्त भी प्रधानमंत्री हमारे क्या कहते हैं मोदी जी हैं, वो भी उसी तंजीम से आते हैं जिस तंजीम से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वही सोच, वही चीजें इस वक्त भी है। अगर आप देखोगे 370 अगर इन्होंने पुख्ता किया होता तो आज वो टूटता नहीं। आज हमारी ये खूबसूरत और अमीर तरीन रियासत जहां पर गुर्बत नहीं थी, ये यूनिटेरिटी नहीं बनती। और इसके सबसे बड़े गुनहगार यही लोग हैं, मतलब चाहे वो एनसी हो, चाहे वो हमारी जो पीडीपी हो, वही पार्टियां हैं जिन्होंने, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने ही इन चीजों को डिले रखा था। और वो चीजें जो काम इस वक्त बीजेपी कर रही है वही काम कर रही है जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको बना कर दिया था प्लेटफॉर्म। आपके ऊपर सवाल आ रहा है, इमाद जी आपके पार्टी के ऊपर सवाल आ रहा है, आपका क्या स्टैंड है इस पर जो रहमत चौधरी जी कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का भी बराबर का हाथ है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, जब 370 टूटा तो जम्मू कश्मीर में कितने एमपीज थे पार्लियामेंट के अंदर? कितने थे? एनसी के कितने थे और पीडीपी के कितने थे? वही एक शख्सियत थी गुलाम नबी आजाद साहब जिसने वो पार्लियामेंट में आवाज उठाई। ये आपको मालूम होना चाहिए सर। ये कांग्रेस ये बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस ने किया वो किया, खाली एक शख्सियत थी वो गुलाम नबी आजाद साहब थे जिन्होंने इसमें, सर मेरी बात सुनिए फिर आप बोलिए, जिन्होंने इसमें पार्लियामेंट में आवाज उठाई। यहाँ तक कि आजाद साहब नीचे बैठ गए। कश्मीर में है और चिनाब वैली में है, तो आज की डेट में 370 की बात नहीं हो रही है। सर 300 आपकी बात सही है, 370 तब वापस आएगा जब असेंबली दोबारा से वापस आएगी।
जब स्टेट में सर, एक मिनट प्लीज, बात सुनिए प्लीज। 370 आजाद साहब का यह कहना था कि 370 तब वापस आएगी जब असेंबली दोबारा से लागू होगी, क्योंकि ये जबरन तोड़ा गया है। आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? क्योंकि ये जबरन तोड़ा गया है, जब असेंबली रिवाइव होगी तब जाके 370 पे भी बात होगी। हमारे एनसी ने कहा है कि हमारे जी वो वकील है, हमने जी कोर्ट में डाला है। मैं एनसी के ये जो साथी बैठे हैं, मुझे आप ये बताइए कि कौन सा वकील निकाला है आपने, कौन सी सुनवाई अभी तक वहां पे हुई है? देखिए इमाद भाई, हमारा यही कहना है, कांग्रेस दोबारा से सेंटर में आएगी, स्टेटहुड वापस आएगा, 370 भी वापस आएगा, ये हमारा कहना है। क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि किस तरह से स्टेट वापस आना चाहिए? देखिए सर, हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, और स्टेटहुड की बात के बाद हम जो जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं, वो हमें अपनी नौकरियां यहाँ पे मिलनी चाहिए, और अपनी जमीन जो हमारी अपनी जमीन है, कि बाहर का जो बंदा कोई यहाँ पे खरीदना नहीं चाहिए, और अपना हमारा स्टेटहुड वापस आना चाहिए। फिर रहा सर 370 की बात, 370 भी वापस आएगा जब तक असेंबली दोबारा से रिवाइव नहीं होगी। जी, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका ये मानना है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का दर्जा वापस आना चाहिए। सर पीडीपी की क्या बात कर रहे हो सर? सर मेरी बात सुनिए, पीडीपी ने तो रास्ता दिखाया बीजेपी को। जब हम मांग कर रहे थे, एनसी भी कह रही थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस भी बोल रही थी पीडीपी को कि जी हम जी सपोर्ट करेंगे, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, बीजेपी को मत लाइए। अगर आपने बीजेपी को लाया तो ये सारा काम तमाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी क्या करने वाली थी। उनके एजेंडा में भी यही लिखा हुआ था कि हम 370 को तोड़ेंगे। फिर उसके बाद भी पीडीपी ने उनके साथ हाथ मिलाया। एजेंडा में लिखा था, बीजेपी का जो एजेंडा था उनने वो लागू किया कि हम 370 को तोड़ेंगे, बस उसके बाद भी पीडीपी ने उनके साथ हाथ मिलाया। और हमने, कांग्रेस ने भी कहा था, एनसी ने भी कहा था कि हम आपको समर्थन करेंगे, आप इनके साथ हाथ मत मिलाइए बीजेपी के साथ। मगर उसके बावजूद भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उनके साथ हाथ मिलाया, और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया से चले गए, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी ने भी उनके साथ हाथ मिलाया। हम तैयार थे उनके साथ ये सरकार बनाने के लिए। अगर पीडीपी ने ये काम नहीं किया होता तो शायद इस वक्त 370 यहाँ पे टूटा नहीं होता जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहां पे उस चीज में प्रोसीजर था कि असेंबली की वहां पे जम्मू कश्मीर में आज हमारे यहाँ पर गुलाम नबी आजाद साहब घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, और उन्हीं के जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं और जो अपनी जो पोजीशन पे थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है या अपनी लीडरशिप से या कांग्रेस से उन्होंने दिया है। ये क्लियर होना चाहिए था, फिर जाके लोगों के पास जाना था। और लोगों को यह भी पता नहीं है हमारे पास कांग्रेस पार्टी आ रही है या कोई और पार्टी आ रही है। और सुनने में यह भी आता है कि क्या पता गुलाम नबी आजाद साहब जो है अपनी पार्टी बनाएंगे, और जिसमें आज 370 की बात जो इस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है शक और शुबा में इस वक्त मुब्तला है। लोग इस वक्त बालिग हो गए हैं और लोगों को सब कुछ पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी। और ये भी मैं आप लोगों को वाहिद एक जमात होगी जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेगी, वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि पीडीपी ने तो किया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे लगता है कि सरकार बनेगी। जिस तरह 370 टूटने से पहले भी ये बाप बेटे और हसनैनी साहब गए थे और मोदी साहब से मिले थे, उन्हीं से 2 दिन पहले, और उसके बाद आज भी आप लोगों ने देखा होगा तमाम एमपीज इस वक्त इकट्ठे बैठे थे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। 370 की हम जो बात कर रहे हैं कि 370 वापस आएगा, मुझे नहीं लगता है कि। एक सवाल आपसे रहेगा रहमत चौधरी जी, 1 मिनट। इतिहास में सर मैं इनको जवाब देता हूँ। जी जी सर प्लीज सर, इनने आजाद साहब के लिए कहा कि आजाद साहब बात नहीं करते, 370 नहीं टूटेगा।
सर प्लीज सोहेल सर, साहब, मैं आपसे एक जवाब सवाल देना चाहता रहेगा हूँ कि इनको, इन्होंने क्वेश्चन किया सर, मैं जवाब देना। 2002 के अंदर 2002 की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और पीडीपी का कोलिशन हुआ था, जिस दौरान हर्षदेव सिंह जी जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उस समय कांग्रेस और पीडीपी ने किस तरह से गठजोड़ किया था? अगर आप पीडीपी के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पीडीपी ने अब जो आर्टिकल 370 को तोड़ने में काफी जो है वो बर्बादी की है, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 तोड़ने का इसमें भी हाथ है पीडीपी का। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटाने का सबसे बड़ी, अगर कोई कातिल है, कोई जिम्मेवार है, तो वो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं कहना चाहूंगा कि जब 1990 में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जो जम्मू कश्मीर के थे वजीर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, तो उस दौर में अगर वो इस वक्त की सिचुएशन के दौरान अगर अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को ला सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस ला सकते हैं, तो धारा 370 को खत्म कर सकते हैं। तो उस वक्त अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पहले जो है जम्मू कश्मीर से वजीर दाखिला जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बने, अगर वो चाहते तो जम्मू कश्मीर को एक पार्लियामेंट में बिल लाकर जम्मू कश्मीर के 370 और 35A को एक परमानेंट स्टेटस बना के छोड़ देते। आज मैं कहना चाहता आपको, तमाम पैनल के इस तमाम जो है हमारे साथियों में, आपको ये कहना यकीन के साथ कहता कि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ऑफ जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल भी हटा नहीं सकती। इससे सबसे बड़ी जिम्मेदार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसकी आधी जिम्मेवार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के जो दौर था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोटा लगाया जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, और इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अगर इस मसले में कहीं भी जो है कसूरवार पाया गया, उसको जेलों में डालो, उसको मारा पीटा गया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोर्टल लगाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा किया, मारपीट कराई। तो 2002 की बात आपने कही कि 2002 में भले ही पैंथर्स पार्टी भी उस पीडीपी, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने सरकार बनाई, हमारे पार्टी के 4 MLA थे, तो मेजॉरिटी सरकार यहाँ पीडीपी और कांग्रेस की थी। अगर जब 2002 से लेकर 2005 तक हमारे पार्टी के लीडरों को जो है मंत्रालय दिया गया, तो आजाद साहब आए तो उन्होंने फौरन हमारे पार्टी के जो है उस वक्त के वजीर तालीम थे, उनको बाहर कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक इंतकामी सरकार बनी थी। अब जो वहां तक डेवलपमेंट का सवाल रहा, उस वक्त में वो तो सामने लोगों के सामने कैसी डेवलपमेंट कैसा क्या हुआ, तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। मैं पुराने वक्त पे जो है ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी रियासत जम्मू कश्मीर की। आज रियासत जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। वहीं आज लेह के लोग, वहीं करगिल के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। उनको जो है परमानेंट जो है राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। वहीं जम्मू कश्मीर की 200 साल पुरानी रियासत को डाउनग्रेड किया गया, और आज हमें जिस जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसी जम्मू कश्मीर को जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, आज उसी जम्मू कश्मीर को एक चपरासी के हवाले कर दिया गया है। ये एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है। देखिए सर, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दौर था उस टाइम जब उमर साहब ने उनके साथ हाथ मिलाया। मैं आपको, ये इस वक्त इंटरनेट का जमाना है, आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए और 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनका क्लियर स्टैंड था, जब भी हम मेजॉरिटी में आएंगे हम 370 की एब्रोगेशन और 35A की अमेंडमेंट करेंगे। जहां तक आप लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो बायोग्राफी है, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, जब उन्होंने गुजरात से यात्रा लाल चौक के लिए की थी, तो उनका क्लियर स्टैंड था। तो अगर हमारे लोगों को, हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का अंदेशा था कि इन लोगों का पहले से ही स्टैंड है कि
हम 370 को 35A को हटाएंगे जब भी हमें पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी मिलेगी। तो आप बड़ी अफसोस की बात है, आप कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी। मैं आपको मेरे यहाँ पैनलिस्ट नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं जिन्होंने एक बात उठाई सदरी रियासत के हवाले से। मैं आपको 30 मार्च 1965 की बात याद दिलवाऊंगा, जब अमेंडमेंट सदर रियासत को जब वजीर आजम से वजीर आला का हलफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उठाया। क्या वो धोखा हमारे लोगों के साथ नहीं था? अगर आप लोगों ने हमेशा कुर्सी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गए और आपने यहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स को भी जन्म दिया, जहां तक कांग्रेस को भी आप ही लोगों ने रास्ता दिखाया, यहाँ पर बीजेपी को भी आप ही लोगों ने रास्ता दिखाया, यहाँ तक कि कांग्रेस के साथी भी बड़ी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं उनको एक बात याद दिलाऊं कि जीएसटी प्रपोजिट इन यूनियन बजट 2006 और 2007 में वो हुआ। ये एक बहुत बड़ा आपने हमारे बिजनेसमैनों के अंदर ऊपर एक तलवार लटका दी है। तो जहां तक ताल्लुक है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये लोग इक्तदार की कुर्सी पे राजमाल रहे। जहां तक SRO 202 हो, डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में आए। हमारे जो बुनियादी सतह पर हमारे दूर दराज पसमानदा इलाके, जो खास तौर पे चिनाब वैली की मैं बात करूंगा, जहां तक ये आजाद साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि आजाद साहब ने 35 साल 40 साल वो पार्लियामेंट के अंदर रहे। उन्होंने भी जब उनको एक जो यहाँ पर एक इशू उठा है कि वो अपनी पार्टी बनाने को जा रहे हैं, या वो किसी उनको जब कुछ मीडिया पैनलिस्ट ने सवाल किया कि आपके डिफरेंसेस क्या है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर के साथ, उन्होंने उसमें जवाब दिया कि मैं इस कछुए की तरह तेज दौड़ना जानता हूं, मैं खरगोश की तरह नहीं। मैं कांग्रेस के साथी को भी ये जवाब देना चाहूंगा और आजाद साहब को भी कि आप 35 साल 40 साल पार्लियामेंट में रहे, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि आप चिनाब वैली में एक वुमेन कॉलेज नहीं खोल पाए। ओपन चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि एक वुमेन कॉलेज नहीं खोल पाए। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस नहीं। हाल ही में उनकी डोडा में रैली हुई, रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पैंडेमिक कोविड-19 की कमेटी में जब बनाई गई, उस दौरान मुझे ये मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर के कितने लोग बाहर ये मजदूरी करने के लिए जाते हैं। सर, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हो, आप यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे हो, शैम है आपके लिए आपको ऐसी बात करते हुए कि आप कहते हो कि जब पैंडेमिक कोविड-19 हुआ तो उस दौरान मुझे मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने बेरोजगार हैं। एक जम्मू कश्मीर का साबिक वजीर आला ऐसी बात कह रहा, ये कितनी, ये नाजरीन को भी समझ लेना चाहिए कि ये लोग इक्तदार की कुर्सियों पे जब बैठ जाते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है उन लोगों के साथ जो लोग इनको अपना दिन, जो मजदूर अपना दिन तोड़ के इधर पोलिंग बूथ तक जाता है और इन लोगों को ये जो है वोट कर कॉस्ट करता है। आप लोगों के ही दौर में जो है फूड सिक्योरिटी बिल आई, वो पार्लियामेंट में अंदर इस वक्त इन्हीं के बनाए हुए कानून RTI जब लगाते हैं हम, तो वहां पर इन्हीं के लोग सामने आते हैं लूट खसूट करने में। जहां तक आप लोगों से हमें बड़े अफसोस का मुकाम है, पोटो आपने लाया, ये हमें उम्मीद नहीं थी आपकी सरकारों से। और ओपन चैलेंज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी से कि आप लोग एक वक्त में 60 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर जीतते थे, फुल मेजॉरिटी थी आप लोगों की। आज आपके हाई कमांड की लीडरशिप को अपनी सीटें निकालना भी मुश्किल हो गया। जैसे अशरफ मीर साहब है अपनी पार्टी के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को भारी अक्सरियत से हराया था। तो ये साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आप लोगों से तंग आ चुके हैं। जी इमाद जी, आपके ऊपर काफी सवाल खड़े कर दिए हैं मोहसिन खान जी ने। सर जी मोहसिन खान साहब से मैं एक सवाल पूछता हूं कि आजाद साहब कितनी देर जम्मू कश्मीर के सीएम बने और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस सीएम ने की जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, बिल्कुल मैं ये बोलना चाहता हूं गुलाम नबी आजाद साहब, हम मानते हैं 2.5 साल के अरसे के अंदर रहे, लेकिन एक रोशनी एक्ट का बनाया, वो भी फेक साबित हुआ। सर सवाल आपने पूछा ना, मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 साल जनाब गुलाम नबी आजाद साहब रहे
ट्रिपल शिफ्ट किसके दौर में शुरू हुआ? डबल शिफ्ट किसके दौर में शुरू हुआ? ये रामन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो ना सर, ये डिस्ट्रिक्ट अगर है वो आजाद साहब की देन है। अगर डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हो वो आजाद साहब की देन है। अगर हज हाउस की बात करना चाहते हो आजाद साहब की देन है। श्रीनगर के अंदर अगर सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, जितने जम्मू के अंदर जो आप एम्स देख रहे हो वो किसकी देन है? सबसे बड़ा अगर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल बानीहाल में वो किसकी देन है? सबसे ज्यादा अगर काम किया, आप पता है किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हो? आपको पता है किसकी शख्सियत के पास आप सवाल खड़ा कर रहे हो? सर क्या बात कर रहे हो आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने सवाल किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको बीच में, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी बात सुनिए, सबसे ज्यादा अगर काम किया 2.5 साल के अंदर वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने किया। आप क्या बात कर रहे हैं कि आजाद साहब ने वो नहीं किया, ये नहीं किया? सर आजाद साहब ऐसे शख्सियत लीडर है साफ निकले, जो जिसको अभी तक कोई करप्शन नहीं निकला। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी परेशान हो गए कि बड़े चार्ज लगाने के लिए आजाद साहब के, मगर वहां कुछ नहीं निकला। वो ऐसे लीडर है सर जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान में माना जाता हुआ लीडर है जिसको एक करप्शन का केस नहीं है अभी तक। आप किस शख्सियत की बात कर रहे हो? आप बताइए, आजाद साहब के पास कोई करप्शन का केस निकला? मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, पुलिस के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी साहब ने हाल ही में एक हवाला दिया, कहा कि जब 370 की एब्रोगेशन होगी उसके बाद किस शख्स की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, किसके बंगलों की रखवाली बढ़ा दी गई, और जितने भी साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर के सब लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। कौन शख्स अरेस्ट नहीं हुआ? तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग तो अपोजिशन में हैं। आप लोगों के अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने जब जम्मू में प्रोटेस्ट किया, चौधरी लाल सिंह ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कंप्लीटली ये बताया कि जितने भी फोरवे और रेलवे के प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे, इसके बराबर के शेयर जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब को जाता है। मेरा आपसे सवाल है, आप 35 साल 40 साल का दावा करते, वुमेन्स कॉलेज एक आप नहीं खोल पाए, डिस्ट्रिक्ट रामबन में आप लोगों के आपके आजाद साहब की कैंपस नहीं खोला। सर प्लीज आपकी बात, मैं एक बात आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बानीहाल में अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, कॉलेज नहीं था, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। सर मेरी बात सुनिए, आजाद साहब 2.5 साल रहा, उसने डिस्ट्रिक्ट दिया। आजाद साहब 2.5 साल रहा, उसने कॉलेजेस दिए। आजाद साहब 2.5 साल रहा, उसने नर्सिंग कॉलेज दिया। आजाद साहब 2.5 साल रहा, उसने डाइट कॉलेज दिया। आप यूनिवर्सिटी की बात कहाँ कर रहे हैं सर? अभी पहले कॉलेज तो बने ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो। स्टेटहुड वापस नहीं आता है, आर्टिकल 370 स्टेटहुड की पहले बात करेंगे कि स्टेटहुड वापस नहीं आता इलेक्शन से पहले, तो क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार होगी या नहीं? देखिए मुबशिर भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आज हमारे डिबेट का मकसद जो था वो एबॉर्गेशन 270 के बाद 370 के बाद क्या डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई। बहरहाल हमने बारीकी मुद्दों को भी छेड़ लिया, लेकिन मैं जल्दी यहाँ पर जो है अपने काफी सीनियर मोस्ट हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हैं रहमत चौधरी साहब, उनका भी जो है जवाब दे दूंगा, और अपने मोहसिन खान साहब का भी, और ओवरऑल पैनल में बैठे हुए तमाम साथियों ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही ज्यादा निशाना बनाया। तो जहां तक 2014 की कोalition गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उस वक्त जम्मू कश्मीर की अवाम ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वाज़ेह मैंडेट नहीं दिया था, सिर्फ 15 नशिस्तें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को रियासत जम्मू और कश्मीर से दूर रखने के लिए हमारे उस वक्त के साबिक जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने वाज़ेह तौर से पीडीपी को कहा था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट आपको देंगे, आप गवर्नमेंट फ्रेम करिए कांग्रेस के साथ। बहरहाल वो तो एक अलग इशू है, अब तो वो सारी चीजें पास्ट में है। आज वक्त की जरूरत है कि हमें एक दूसरी पार्टियों के ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर यही है कि हम सबसे पहले देखें कि जम्मू और कश्मीर को हम अब दोबारा से किस तरीके से जो है पटरी पर ला सकते हैं। वक्त की जरूरत है कि इस वक्त जो कम्युनल ताकतें हैं, कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जो रियासत जम्मू और कश्मीर के जो है टुकड़े टुकड़े करके अब इसकी
अपनी जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये हम जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि बीजेपी जो है जाती तौर पर अपनी डेवलपमेंट करना चाहती है। और जिसका बरमला जो इजहार, जिन्होंने साफ साफ जो है डिलिमिटेशन कमेटी, हालांकि ये गैर जानिबदाराना एक जो है इदारा होता है, इलेक्शन कमीशन हो या कोई दूसरा कमीशन हो, डिलिमिटेशन कमीशन हो, हदबंदी कमीशन जिसको हम कहते हैं, ये एक आजाद और मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना इदारा होता है। उसके बावजूद भी आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना कमीशन मानकर इस वक्त जो है जो रीजनल इम्बैलेंस यहां पर क्रिएट किया, जम्मू को जो है 6 नशिस्तें देकर, हम जम्मू के खिलाफ नहीं है, हम भी जम्मू प्रोविंस को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर पहले एक क्राइटेरिया बनाया गया कि पॉपुलेशन सेंसस 2011 को जो है बेस बनाया जाएगा, तो हम पूछना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी से कि क्या कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू की पॉपुलेशन से कम है? क्या कश्मीर में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है जिनकी जो है जिनका इलेक्टोरल रोल जो है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है? जम्मू में भी जो है हम देखते हैं, ईस्ट जम्मू है या गांधीनगर वाली सीट है, इनमें भी जो है 150 से ज्यादा जो है वोट्स हैं। लेकिन वक्त की जरूरत है। अगर आज हम देखें कि डेवलपमेंट जम्मू और कश्मीर की आफ्टर एबॉर्गेशन 370 के बाद अगर हुई है, तो वो सिर्फ पूंजीपतियों की हुई है, उद्योगपतियों की हुई है। और यहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया, क्योंकि ये जो है दबाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप को, यहाँ की इलाकाई पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस इस वक्त नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन हमने देखा कि इस वक्त कम्युनलिज्म का जो जहर है, जो फिरका परस्ती का जहर इस तरीके से कोट कोट कर पूरे हिंदुस्तान में भरा गया है। हम देखते हैं कि वो यूपीए गवर्नमेंट जिसने लगातार कम व बेश 60 साल जो है जम्मू इस हिंदुस्तान में हुकूमत की, पिछले 2 कंसेक्यूटिव टेनवर में जो है वो अपने रोल ऑफ अपोजिशन की जो है सीट्स भी हासिल नहीं कर सकी। लिहाजा वक्त की जरूरत है, इस वक्त यकजा होने की जरूरत है। और आपने सवाल पूछा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 370 की वापसी से पहले या स्टेटहुड की वापसी से पहले जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो आला क़यादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पहले भी बता दिया कि जब पंचायत के सरपंचेस और पंचीज के पीआरआईज के इलेक्शन हुए, उस वक्त भी जो है हमने बाइकाट किया। उसके बाद जब बीडीसीज के इलेक्शन हुए, हमने बाइकाट किया और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि कश्मीर के अंदर भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ जी कमल खिल गया। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी उनकी सियासी जो जमातें हैं, जो अलायंसेस हैं, उन्होंने जब जम्मू और कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन लड़े, तो इनके जो है हमने दांत खट्टे कर दिए। और ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन बनी है, काउंसिलें बनी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है। तो मैं यहाँ पर आखिर पर एक मुदस्सिर नजीर जी, इमाद जी को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर आजाद साहब की बात उन्होंने कहा कि असेंबली में जब हमारी पोजीशन आएगी, असेंबली में सीट्स आएंगी, आजाद साहब ने साफ तौर से कहा कि जब तक ना हमें मरकज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 300 नशिस्तें आएंगी, फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने कहा अभी हमारे पास 44 है, तो हम कहें कि एकदम हम 300 ले लें। बहरहाल उनको भी पता लग चुका है कि ये कम्युनलिज्म का जहर किस तरीके से जो है इस हिंदुस्तान में फैल चुका है। लिहाजा हमें मुतहद होने की जरूरत है और हम इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये बाद का मसला है कि हम कभी भी कम्युनल फोर्सेस को अब वैसी हमाकत नहीं करेंगे कि वो दोबारा से जो है जम्मू और कश्मीर में अपने जो यहाँ पर पांव जो है दोबारा से पसारे। रहमत चौधरी जी, आपका क्या इस पे रिएक्शन है? और साथ ही साथ आपके ऊपर एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर की कौम को दबाया जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले मैं वानी साहब के बातों का जवाब देना चाहूंगा। जैसा कि वानी साहब ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट दिए, रामबन को डिस्ट्रिक्ट दिया, किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट दिया या कहीं और जगह, और लड़ाई जो की है डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई सबसे पहले किश्तवाड़ियों ने की है और किश्तवाड़ियों ने 5 जाने अपनी गवाही है और उसकी तमाम लोगों को उसका पता है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने लड़ा है, अपना खून दिया है। जब ये क्या है कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे जो सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे, उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के माइंड डाइवर्ट करने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने उस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट ऐलान किए थे और वो भी हमारे कंधे पे बंदूक रखकर, और किश्तवाड़ियों ने 5 जाने गवाही है। सर
ये मत बोले हाँ, माइंड ये बात डाइवर्ट के लिए कोई ये नहीं बात करता है। याद रखिए, नहीं नहीं ये नहीं, ये बात गलत याद बात है। रखिए। माइंड डाइवर्ट के लिए कोई नहीं करता इमाम है, जी गलत एक बात मिनट, इमाम जी एक मिनट, मत एक माइंड बोलिए मिनट। आप। डाइवर्ट माइंड नहीं, डाइवर्ट के लिए कोई नहीं करता है। और आजाद दूसरी साहब की बात बात मैं की ये काम नहीं बोलूंगा, करते अगर खाली डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं। खाली डिस्ट्रिक्ट की बात डिस्ट्रिक्ट, मत कीजिए, माइंड एक ही डाइवर्ट की बात मत डिस्ट्रिक्ट, कीजिए आप। वहां पर उस वक्त नहीं एक नहीं ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट का हक था, वो था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हक था। और किश्तवाड़ में 5 जवानों ने, अपनी 2 हिंदू भाइयों ने और 3 मुसलमान भाइयों ने जाने गवाई है। और कॉलेज के लिए भी लड़ा था, और हमें वो लंगड़ा कॉलेज दिया गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी, हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस हमें मिला, और यूनिवर्सिटी भद्रवाह में दी गई, और क्या कहते हैं, कॉलेज भद्रवाह में दिया गया, क्योंकि वहां पर गुलाम नबी आजाद साहब तो वहां के रहने वाले थे, इसलिए वहां पर तमाम चीजें वहां पर जाती थी। इसलिए हमारे साथ उन्होंने इत्तेसाल किया है, और किश्तवाड़ी बोलेंगे और बोलते रहेंगे। और किश्तवाड़ में इन्होंने क्या किया है, इंद्रवाल को कांग्रेस का हक है, और जो किश्तवाड़ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी खराब करने में कांग्रेस का हाथ है। और कांग्रेस जो है इस वक्त सेंटर की कोई भी जमात हो, वो यहाँ की जो हमारी अपनी जो पार्टियां होती है, जो रीजनल पार्टियां होती है, उनको हमें 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 सिर्फ रीजनल पार्टियों से वाबस्तगी रखनी चाहिए, ना कि सेंटर की पार्टियों से, क्योंकि सेंटर की पार्टियां सर किसी के आपको मैं साथ एक भी बात बोलूंगा। अलायंस सर कर एक बात सकती है। एक बात एक बात और जो मैं इसका जवाब आपको दूंगा। एक मिनट मैं इस बात का आपको दूसरी जवाब बात का मैं तो सर सर मेरी बात, आपने क्वेश्चन पूछा तो जवाब सुनिए। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने से अच्छा एक सरदार आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम करता है, आपको हक बनता है कि सरदार को वोट डालना, अपने को वोट नहीं डालना, क्योंकि आपका काम सारा वही कर रहा है जो अगर आपको अपना काम नहीं कर रहा होगा। अगर हमें अपना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पास आपकी मेरी बात समझ में आई? हमें अब समझ आई, क्योंकि सर अपना यहाँ वही के लोग, होता है जो काम आप लोग करेगा, अगर कहते हो बस लोगों की कांग्रेस, अगर इस वक्त आप कांग्रेस, यही बात है ना, आप लोग कांग्रेस की सपोर्ट करोगे, वो अच्छी बात है। दूसरे लोग बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, वो तो आप लोग सेंटर की सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं कहता हूं रीजनल जो पार्टी की, जो रीजनल पार्टी यहाँ पर बनती है, वो किस लिए बनती है? उनको पता है किसके घर में चूल्हा जलता है, किसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। इसलिए अपनी रीजनल पार्टी की तरफ सर हमें रीजनल तवज्जो पार्टी देनी ने तो होगी। सेंटर पार्टी को अंदर लाया है। रीजनल पार्टी ने तो सेंटर पार्टियों को अंदर लाया। वही बात पीडीपी है। ने क्या और किया? वही पीडीपी ने क्या किया सर? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। वही हमारे जो मुफ्ती साहब थे, वही कांग्रेस में थे पहले। उसके बाद जब जनता दल में गए, और वहां पर जब होम मिनिस्टर वो बने, वहां पर जिस तरह आपने कहा था कि मेरे साथी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनकी जो बातें हुई, उन्होंने कहा हम यहां से पैसे अगर भेजते हैं, वो जाते कहाँ हैं? फिर जाके मुफ्ती साहब ने वहां पर जो जो बनाई गई सरकार, जो बनाई गई पार्टी थी, रीजनल पार्टी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी, जो यहाँ पर पीडीपी लाई थी। और उनको तो अकार्ड होना ही होना था, और उनको तो वो तभी तो वहां पर होम मिनिस्टर बने थे, जब वो होम मिनिस्ट्री के लायक थे, जब वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दिल जीत लिया था, फिर जाके वो वहां पर होम मिनिस्टर बने थे पूरे हिंदुस्तान के। ये जी जी सर, जहां तक यहाँ पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी ने एक बात बताई कि हमने पंचायत के इलेक्शंस में बाइकआउट किया, हमने बीडीसी में बाइकआउट किया। इवन की सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने की कि जहां बिल्कुल आपने लोगों को गुमराह किया और गुमराह आपने किया। बीजेपी को एंट्री की दी। जहां तक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिफरेंसेस है, आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपकी कोई लोगों की मुफाद के लिए आपकी डिफरेंसेस नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक इल्हाक था कि फारूक अब्दुल्ला को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने का, और वो मसला पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इन दोनों बाप बेटों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, कहा कि हम से वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहां आप लोग ये कहते हो कि हम लोग ने लोगों के लिए हमें मुतफिक होना पड़ेगा, और आप जवाब देने में काशिर रहते हो। जहां तक आपकी जो सिस्टमैटिक है कि आप
ने ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जमात जो है जिसने एंट्री दी बीजेपी को यहाँ पर। आप लोग ये बात बताइए कि लोगों को पता नहीं है। 2014 में उमर साहब खुद पहले गए थे, जब 2 महीने तक पेंडिंग रही गवर्नमेंट बनानी, तो उमर साहब खुद गए थे दिल्ली के पास और उन्होंने वहां पर उनके पैर तक पकड़े थे। लेकिन दिल्ली वालों की एक जाती कोशिश थी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर निकलने की, तो उन्होंने आपको मौका नहीं दिया। लेकिन आपको मैं यकीन वसूख के साथ कहता हूं कि आप खुद 2014 में इन लोगों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थे। जहां तक यहां पर जो है कांग्रेस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां रहमत चौधरी साहब ने कहा कि वो आजाद साहब ज्यादा तवज्जो जो है भद्रवाह की तरफ देते थे, लेकिन मैं आपको सर क्लियर स्टैंड के साथ बताऊं कि भद्रवाह के लोगों को भी ये मालूम हो चुका है कि आजाद साहब कुर्सी हासिल करने के लिए ही ये पॉलिसियां इख्तियार करते थे। 2014 में क्या हुआ? भद्रवाह से बीजेपी का एमएलए जीत के आया, किश्तवाड़ से बीजेपी का एमएलए जीत के आया, शक्ति सिंह पटियाला डोडा से जीत के आए। आज आप दावे करते हो कि जगह जगह पर जन सैलाब है आजाद साहब के पीछे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब 2014 में आजाद साहब खुद चुनाव में उठे थे ना, उस दौरान भी बड़ा जन सैलाब था, लेकिन फिर हालात ये हुई कि उनको काउंटिंग हॉल छोड़ के भागना पड़ा। कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मैदान में आए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी के लिए एक प्रश्न मेरा रहेगा और सभी का जवाब 1-1 मिनट के अंदर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनको किस तरह से अब सामने आना चाहिए सेंटर मरकजी हुकूमत को छोड़कर। देखिए सर, सबसे पहली बात करते हैं, जब तक ना जम्मू कश्मीर की लीडरशिप एक हो जाएगी तब तक यहाँ का जो निजाम है वो नहीं बदलेगा। एक दूसरे की टांग जब तक खींचना बंद नहीं करेगा। मेरा एक ही जवाब रहेगा इस पर कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है उनको जब तक नहीं जम्मू कश्मीर के आम लोगों की सोच के साथ जब तक नहीं वो मेल खाएगी तब तक जम्मू कश्मीर की हालात बदल नहीं सकती है। जहां ये अवाम के सामने एक बात करते उसके बाद जाकर दिल्ली में दूसरी बात करते, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये नामुमकिन सी बात है। हमें एक होना पड़ेगा, वही बात यहां करनी है, वही बात दिल्ली में जाकर करनी है, तब जाकर जम्मू कश्मीर के हालात बदल सकते। बिल्कुल जी वानी मान जी। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने इनको पहले ही बोला था सर कि कोई अगर अपना काम ना करे, कोई गैरी काम हमारा करे, बेहतर है। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। अब बीजेपी की तरफ मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि बीजेपी ने तो आपको पता ही कि क्या किया हमारे लिए। जी कटोच तनवीर जी। देखिए जी मुबशिर डेंग जी, पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर के जो आपने कहा था एबॉर्गेशन 370 के बाद की डेवलपमेंट का एक नमूना बता दूं। मैं इस वक्त बराबर जो है स्मार्ट सिटी, जिसको जम्मू का नाम स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, और आप देखिए कि ये मैं अगर आपके साथ इस वक्त कनेक्ट हूं तो सामने जो है मोमबत्ती जली है, तो ये भी जो है डेवलपमेंट है एबॉर्गेशन 370 के बाद। तो आपने कहा कि पार्टियों को क्या करना चाहिए कि जो है अगर वाकया करके उन्होंने बीजेपी के साथ या मरकजी हुकूमत के साथ इस वक्त लड़ना है, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर लड़ना है या एकजुट होकर, तो क्या करना होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा है, और आज भी वक्त की यही जरूरत है कि मरकजी लेवल पे भी और रियासती लेवल पे भी कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। ये जो दोगली पॉलिसी इस वक्त कांग्रेस कर रही है कि वो अगर जम्मू और कश्मीर में बयान दे तो कहीं उसका जो है पंजाब ना छूट जाए, कहीं उसका यूपी ना छूट जाए, कहीं उसका दिल्ली ना छूट जाए। मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि जितना कांग्रेस डरेगी उतना हर स्टेट में ये मरेगी, उतना जो है ये मात खाती जाएगी। इनको अपना स्टैंड वाजे और क्लियर करना चाहिए और बीजेपी के इस कम्युनल रवैये के खिलाफ जो है इनको एकजुट होना चाहिए और इनको खड़ा होना चाहिए। और तमाम जो हमारी इस वक्त रीजनल पार्टीज है उनको अपने पर्सनल जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन उनको इस वक्त अवाम के हित में, रियासत के हित में और यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ की बेरोजगारी के हित में जो है इकट्ठा होना चाहिए। जी रहमत चौधरी जी, शॉर्ट में बताइए जल्दी।
सर शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं अपने वानी साहब से ये कहना चाहूंगा कि अपने गुलाम नबी आजाद साहब से ये कहकर हम भी उनसे गुजारिश करते हैं कि मोदी जी के खिलाफ 2-4 बयान दे, तो आपको खुद ही घोटाले जो है सामने उनके आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि गुलाम नबी आजाद साहब वो हमेशा देते हैं। आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? नहीं शायद आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। गुलाम नबी शायद आजाद आपने साहब को उनकी हम प्रेस बचपन से कॉन्फ्रेंस नहीं जानते हैं। देखी। पहले प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस देखता देखिए, रहता हूँ। फिर बात कीजिए उनको डिबेट में सिर्फ आके। बीजेपी के पहले खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको देखिए, बोलो फिर कि मोदी जी के खिलाफ बोलो, उसी वो वक्त हमेशा आप बोलते हैं। लोगों को पता वो ऐसी चलेगा। बात नहीं है कि वो बोलेगा मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मोदी जी के ऐसी बात खिलाफ मत नहीं बोलिए। बोलेंगे। उसके लिए आप कहते हो मोदी जी उनके फ्रेंड है। मोदी जी फ्रेंड नहीं है। मोदी जी इस चलिए, वक्त बहुत बहुत सामने शुक्रिया आप सभी का। मैंने बहुत बहुत बात शुक्रिया कर रहे हैं। सर रहमत चौधरी जी, आपका सर भी ये शुक्रिया गलत हमारी बात है। बातचीत पार्टी को अपनी करने जगह है, के मेरे को और भी मुहसिन अपोजिट गाजी, आप पार्टी के सभी का अपने शुक्रिया दोस्त मैं होते करता हैं, हूँ। वो और अलग मैं है। आपको सियासत बताना अपनी चाहता हूँ कि जगह है, आज का फ्रेंडशिप जो ये अलग अपनी मौजूद था, जगह। आज का नहीं, मौजूद गलत जम्मू बात है। कश्मीर यूटी के अंदर जो है आर्टिकल 370 वानी टूटने के साहब बाद ये किस तरह चलता से रहता है, पहले जो लेकिन प्रेस कुछ कॉन्फ्रेंस चेंजेस हकीकत जो आई है हैं। और मैं आपको बताते चलता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एब्रोगेशन हुआ था 370 का, और उसके बाद जो है किस तरह की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आई। फिलहाल एक अहम जो नशरियात थी आप सब तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की, और फिर मिलते हैं एक और नई नशरियात के साथ। तब तक दीजिए इजाजत अपने मेजबान मुबशर नज़ीर। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।